हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है 9:30 बज चुके हैं और हम और आप दोनों जुड़ चुके हैं। आप ठीक है, आप हमसे जुड़ चुके हो और हम आपसे जुड़ चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें बहुत खुशी होती है इस बात को लेकर के कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और देखिए, मैंने पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो सफलता मिलती है वो एक दिन में नहीं मिलती है। और एक बात और बता देते हैं, सफलता हमेशा वक्त मांगती है, ठीक है। अगर आप वक्त दोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, आज नहीं आज के दिन मिलेगी, जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। और बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। और चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। देखिए देखिए ठीक है, ऋग्वेदिक काल चल रहा था और मैं संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे। हम संस्कृति मैंने बताया था वहां पे, और स्त्रियों की दशा को लेकर के मैंने बात करी थी। और अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह के बारे में मैंने बात करी थी। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो हमने छोड़ा था यहाँ पर, ठीक है। जो दशा थी इनकी, यानी प्रतिलोम विवाह पर। प्रतिलोम विवाह मैंने बताया था कि प्रतिलोम विवाह क्या होता है, ठीक है। इसमें प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि देखिए, प्रतिलोम विवाह यानी इसमें जो पुरुष होता है, पुरुष, ठीक है, पुरुष जो होता है वो निम्न वर्ण से होता है, सॉरी, पुरुष जो होता है प्रतिलोम विवाह में वो निम्न वर्ण से होता है और स्त्री जो होती है वो उच्च वर्ण से होती है। पुरुष निम्न वर्ण से होता है, ठीक है। पुरुष जो होता है, ठीक है, पुरुष वो निम्न वर्ण से होता है, निम्न वर्ण। और वर्ण के बारे में हमने बात करी थी कि 4 वर्ण थे उस समय। और जो स्त्री होती है, महिला होती है, ठीक है, स्त्री जो होती है, ठीक है, स्त्री जो होती है, स्त्री को होती है उच्च वर्ण से, उच्च वर्ण। जब निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री आपस में विवाह करते हैं तो इस प्रकार के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था, ठीक है। वर्ण की बात करें तो 4 वर्ण थे प्राचीन काल में, 4 वर्ण थे। और 4 वर्ण यानी पहले ब्राह्मण था, फिर दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र आते थे, ठीक है। सबका अलग अलग अपना काम था, सबका अलग अलग अपना कार्य था। और यहाँ पर जो समाज का विभाजन था, पूरे वर्णों का जो विभाजन था, समाज में जो विभाजन था वो कर्म के आधार पर था, ना कि जन्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूरी की पूरी व्यवस्था जो थी वो बदल दी जाती है, ठीक है। तो इसमें उस, ठीक है, तो प्रतिलोम विवाह हो गया। प्रतिलोम विवाह पुरुष निम्न वर्ण और स्त्री उच्च वर्ण की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे स्त्रियों की दशा की, ठीक है। तो स्त्रियों की दशा की बात करें, स्त्रियों की दशा तो सामान्य देखिए, पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। यानी ऋग्वेदिक काल में समाज पितृ सत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की दशा में काफी अच्छी सुधार था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार शिक्षा से संबंधित होता था, ठीक है। जिन स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था उन स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। सामान्यतः देखा जाए तो जो समय था उस समय प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी महिलाओं को केवल उच्च वर्ण में ही शिक्षा देने का प्रावधान था। यानी उच्च वर्ण की जो स्त्री होती थी केवल वही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, निम्न वर्ण की स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं होती थी, ठीक है। तो इसमें जो स्त्रियों की दशा थी काफी उच्च थी। तो याद रखना, जो समाज था में पितृसत्तात्मक था, ठीक है। तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो समाज था, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। तो ऋग्वेदिक आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज पितृसत्तात्मक था। स्त्रियों की दशा में सुधार था, ठीक है। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, ठीक है, याद रखना। पूछे क्वेश्चन आए कि क्या थी? अच्छी थी यहाँ पे, ठीक है। समाज में स्त्रियों की जो दशा थी वो अच्छी थी। समाज में स्त्रियों का उच्च स्थान था, यानी हर एक गांव में स्त्रियों को पूछा जाता था। कोई भी कार्य होते थे, राजा का राज्याभिषेक होता था। अभी मैंने बताया था ना रत्निन के बारे में मैंने बताया, रत्निन कौन होते थे। और रत्निन में मैंने बताया था कि जो रत्निन होते थे वहां पर जो राजा की पत्नी या माँ होती थी, पटरानी या महिषी थी, ठीक है, महिषणी। तो इनमें क्या होते थे, उनको भी पूछा जाता था, आमंत्रित किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको मना कर दिया जाता है। सभा और समिति में स्त्रियां भाग लेती थी, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में भाग लेने की अनुमति पर उन पर रोक लगा दी जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आएंगी, अभी देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें स्त्रियों की दशा अच्छी थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। अभी हम इसी बात कर रहे हैं, किसकी? स्त्रियों की दशा की, ठीक है। स्त्रियों की दशा की बात कर रहे हैं। तो स्त्रियों की, ठीक है, स्त्रियों का, ठीक है, स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन, ठीक है, उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। अब देखिए उपनयन संस्कार क्या होता था, ये शिक्षा से जुड़ा संस्कार था। यानी जिन स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था शिक्षा ग्रहण कर सकती थी,
क्या कर सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और केवल कौन, उच्च वर्ण की महिलाएं केवल शिक्षा ग्रहण करती थी। ठीक है, जिनमें से कुछ स्त्रियां थी, कुछ विदुषी महिलाएं थी। विदुषी महिलाएं यानी कुछ उस समय की ज्यादा विद्वान महिलाएं थी। ठीक है, जो ज्यादा पढ़ लिख लेते थे उन्हें विद्वान कहते थे, और जो महिलाएं ज्यादा पढ़ लेती थी उन्हें विदुषी कहा जाता था। पुरुष होते थे उन्हें विद्वान कहते थे, पुरुषों को विद्वान कहा जाता था, जबकि महिलाओं को विदुषी कहा जाता था। यानी जो अत्यधिक विद्वान होती थी महिलाएं उन्हें विदुषी कहा जाता था। तो प्रमुख विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है इसमें, विदुषी महिलाएं। ठीक है, अब विदुषी महिलाओं में जैसे लोपा है, ठीक है, लोपा है, मुद्रा है, ठीक है, विश्वनारा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख स्त्रियां थी। ठीक है, लोपा मुद्रा, ठीक है, घोषा है। ठीक है, ये एक ही नाम है, लोपा मुद्रा और घोषा। जो विदुषी महिलाएं थी तो लोपा मुद्रा, ठीक है, लोपा मुद्रा, घोषा, ठीक है, घोषा, ठीक है, विश्वनारा, ये इसमें प्रमुख विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। विश्वनारा, सिक्ता, ठीक है, विश्वनारा, सिक्ता, ठीक है, सिक्ता, ठीक है, उपाला, इन कुछ प्रमुख महिलाओं का उल्लेख मिलता है। उपाला, ठीक है, उपाला, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कुछ स्त्रियां थीं जो विदुषी कहलाती थी, यानी प्रमुख महान विद्वान थी ये स्त्रियां। ठीक है, स्त्रियों से संबंधित कुछ अन्य शब्द भी मिलते हैं, जैसे देखिए स्त्रियों में देखिए पुनर्विवाह तथा, ठीक है, पुनर्विवाह की प्रथा का भी प्रचलन था यहाँ पर, और पर्दा, ठीक है, तथा नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। तो स्त्रियों के लिए यहाँ पर इस समय की बात करें, यानी जो ऋग्वेदिक समाज था उस समय का, स्त्रियों की दशा में सुधार था। स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की अनुमति थी, पुनर्विवाह करने की अनुमति, ठीक है, पुनर्विवाह करने की अनुमति थी, स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। अब देखिए पुनर्विवाह क्या है, देखिए अभी भी देखते हैं आप कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है और उसका हस्बैंड उसे छोड़ देता है, ठीक है, वो एक प्रथा तो अलग थी, वो यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन तो बहुत बाद में आया था, सती प्रथा, लेकिन यहाँ पे सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं मिलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के प्रमाण भी पाए जाते हैं, वहाँ मैंने बताया भी था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि यहाँ पे पुनर्विवाह मतलब जो, जैसे कि मान लीजिए कोई स्त्री है और स्त्री का कोई पति छोड़कर चला गया, तो उस स्त्री को पुनः विवाह करने की अनुमति होती थी। नियोग प्रथा का भी प्रचलन था यहाँ पर, क्या होता था, नियोग प्रथा। ठीक है, अब देखिए नियोग प्रथा क्या होता था, इसका याद रखना। नियोग प्रथा ये बहुत गंदी प्रथा थी उस समय, यानी ऋग्वेदिक काल में बहुत बेकार प्रथा थी ये नियोग प्रथा। नियोग प्रथा पूछ ली जाती है। इसमें क्या होता था, जब मान लीजिए कोई स्त्री है और उसका हस्बैंड खत्म हो गया, जैसे आज भी आप देखते हो, ठीक है, तो कोई स्त्री है उसका हस्बैंड खत्म हो गया, यानी उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो वो क्या होता था, इसमें वो स्त्री क्या करती थी, उसके भाई के साथ, ठीक है, संबंध बना करके एक संतान उत्पन्न कर सकती थी। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखना। तो नियोग प्रथा का प्रचलन था। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का यहाँ पर प्रचलन नहीं था। तो पूछता है कि ऋग्वेदिक काल में किस प्रथाओं का प्रचलन नहीं मिलता, तो दहेज प्रथा, ठीक है, नंबर फर्स्ट दहेज प्रथा, ठीक है, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक है, और सती प्रथा का यहाँ पर कोई प्रचलन नहीं मिलता। ठीक है, सती प्रथा का कोई यहाँ पर प्रचलन नहीं मिलता। तो याद रखना, समाज में स्त्रियों की दशा उच्च थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ठीक है, देखिए इनसे जुड़ा हुआ और शब्द की बात करें, यानी समाज में स्त्रियों की दशा से जुड़े बात करें, शब्द देखिए शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र शब्द याद रखना, क्षेत्र, क्षेत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र शब्द से किससे संबंधित है, ठीक है, तो क्षेत्र शब्द का उल्लेख की बात करेंगे, क्षेत्र शब्द, तो देखिए ये जो नियोग प्रथा है संतान उत्पन्न होती थी, उस संतान को क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, तो नियोग प्रथा मैंने बताया था, नियोग प्रथा, तो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान, नियोग प्रथा से संतान उत्पन्न होती थी, उसे क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अनादि शब्द का उल्लेख मिलता है, महिला के संबंधी जुड़ा है, इससे मिलता है अनादि, अनादि के अनादि है, अनादि को सब लिखा हुआ है, तो आप लिखा हुआ है, तो अनादि शब्द का उल्लेख क्या है, हिंदी पहले अनादि किसे कहते थे, तो अनादि वही स्त्री होती थी, तो यह कन्या होती थी, जीवन भर प्यारी होती थी, तो जीवन भर प्यारी रहने वाली कन्या को अनादि कहते थे। पहले तो जीवन भर, ठीक है,
लैन करने वाली, ठीक है, जीवन और विधान करने वाली कन्या, कन्या क्या कहलाती थी, अनादि कहलाती थी। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द का और उल्लेख मिलता है दुहिता, इसका अगर था दुहिता, ये भी पूछा जाता है दुहिता, दुहिता किसे कहा गया, तो दुहिता की बात करें, क्योंकि दुहिता वह महिला या वह स्त्री होती थी जो गायों का दूध निकालती थी। जैसे अभी भी आप देखते हैं कि जो महिला ज्यादातर गाय का दूध, गाय और भैंस का दूध निकालती है, पशुओं का दूध निकालती है। तो इसमें क्या होता था, ऋग्वेदिक काल में जो गायों का दूध निकालती थी, ऋग्वेदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र पशु माना जाता है वो गाय को माना गया है, ठीक है। गाय इनकी सबसे प्रिय पशु था, और गाय के लिए सजा भी देते थे, गाय की चोरी करने वाले के हाथ भी काटते थे, ठीक है। तो अभी आएगा तो दुहिता जो शब्द मिलता है, दुहिता शब्द यानी गायों का दूध निकालने वाली, ठीक है, गायों का दूध निकालने वाली कन्या, निकालने वाली कन्या दुहिता कहलाती थी, ठीक है। क्या कहलाती थी, दुहिता कहलाती थी। तो ये स्त्रियों से जुड़े हुए शब्द थे, याद रखना, स्त्रियों से जुड़े हुए शब्द। तो आप याद रखना स्त्रियों से जुड़े हुए शब्द जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आगे बात करें आर्यों के खान पान को लेकर के कि आर्यों का खान पान, तो देखिए आर्य शाकाहारी भी थे, आर्य मांसाहारी भी थे, तो दोनों तरीके से थे, आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, ठीक है, ठीक है। आर्य शाकाहारी, आर्य शाकाहारी व मांसाहारी, आर्य शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, ठीक है, दोनों थे, ठीक है। तो आर्य शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, आर्य मीट भी मांस मछली भी खाते थे, आर्य शाक सब्जी भी खाते थे। तो यहाँ पर आर्य शाकाहारी और मांसाहारी। खान पान की बात पूछी जाए ऋग्वेदिक काल में आर्यों का खान पान कैसा था, तो आर्यों का खान पान मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। अब देखिए इनके खान पान से जुड़े हुए कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि क्षीर पकोदन, क्या मिलता है, क्षीर पकोदन, याद रखना क्षीर पकोदन, ठीक है, क्षीर पकोदन। अब देखिए क्षीर पकोदन होता क्या था, तो क्षीर पकोदन की बात करें तो इसमें क्या होता था, देखिए दूध में जो दूध में, ठीक है, जौ डालकर बनाया गया पकवान होता था जिसे क्षीर पकोदन कहते थे। आज हम क्या करते हैं, ये खीर ही होती थी उस समय, खीर, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में इसे खीर, ये खीर होती थी, तो याद रखना खीर। अब खीर किससे बनती थी, खीर जो बनती थी देखिए जौ और प्लस दूध, ठीक है। तो जौ और दूध को मिला करके एक पकवान तैयार किया जाता था, ठीक है, पकवान, ठीक है, जिसे क्या बोलते थे, क्षीर पकोदन बोलते थे। यानी दूध में जौ डाल करके बनाया गया एक पकवान होता था जिसे क्षीर पकोदन कहते थे, ठीक है। इसमें करम्ब का भी उल्लेख मिलता है, इनके खान पान से संबंधित करम्ब, ठीक है, करम्ब। अब करम्ब की बात करें तो करम्ब क्या होता था, देखिए करम्ब क्या होता था, जौ के सत्तू में दही डालकर बनाया गया एक पकवान होता था, ठीक है, जिसे क्या कहते थे, करम्ब कहते थे, ठीक है। जौ के सत्तू में, जौ के सत्तू में दही डालकर, जौ के सत्तू में दही डालकर बनाया गया पकवान क्षीर क्या कहलाता था, करम्ब कहलाता था, ठीक है। अब बात करें, ये तो था इनका आर्यों का खान पान, देखिए ज्यादा नहीं है, जो पूछते हैं मैंने वही बताया है, ठीक है। वैसे तो आर्य बहुत चीजें खाते थे, मांस मछली भी खाते थे, कुछ मदिरा का भी प्रयोग करते थे, सोमरस का पान करते थे, ठीक है। इसके अलावा आर्य, ठीक है, बहुत सारे शौक पालते थे, ठीक है। तो इसमें आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ठीक है, शाकाहार में वो क्षीर पकोदन और करम जैसे, ठीक है, पकवान खाते थे। आगे नेक्स्ट बात करें इनके वस्त्रों को लेकर के कि आर्यों का वस्त्र कैसा था, पहनावा कैसा था। तो देखिए स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे, जो स्त्री और पुरुष होते थे दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्री भी आभूषण पहनती थी जबकि पुरुष भी आभूषण पहनते थे। लेकिन वस्त्रों के बात करें तो भी वस्त्रों की बात करते हैं, आभूषण की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो वस्त्र की बात करें तो देखिए स्त्री जो आर्यों का पहनावा था वो 3 प्रकार से था, यानी 3 प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे। एक वस्त्र वो होता था जो शरीर के निचले भाग में पहना जाता था, एक वो होता था जो मध्य भाग में पहना जाता था, और एक वस्त्र वो होते थे जो ओढ़ने के काम आते थे, जिनको ओढ़ने के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। तो इनके लिए देखिए यहाँ पे बात करें तो स्त्री इसमें वस्त्रों की, तो इसमें 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। एक होता था निवी, ठीक है, एक होता था निवी। अब देखिए निवी क्या होता था, निवी की बात करें
तो नीवी एक प्रकार का वस्त्र होता था जो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता था, शरीर के निचले हिस्से पर पहना जाने वाला एक वस्त्र होता था जिसे नीवी कहते थे। ठीक है, शरीर के निचले हिस्से पर, निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र। ठीक है, जो शरीर के निचले हिस्से में जो वस्त्र पहना जाता था उसे नीवी कहते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और आता था वास। क्या होता था? वास। वास की बात करें, वास। ठीक है, वास क्या होता था? तो वास की बात करें, देखिए ठीक है, ये जो वस्त्र होता था, ये वस्त्र शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था। ठीक है, तो शरीर के मध्य भाग में, शरीर के मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। ठीक है, शरीर के मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता था। ठीक है, शरीर के मध्य भाग में, ये वस्त्रों से संबंधित हैं। ठीक है, एक और है, देखिए यहाँ पर एक शब्द का और उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, एक शब्द की और बात करें तो यहाँ पर एक वस्त्र का उल्लेख और मिलता है जिसे कहते हैं, ठीक है, एक होता था अधिवास। क्या होता था? अधिवास। अधिवास, अधिवास क्या होता था? देखिए ये शरीर के ऊपरी भाग में, यानी ऊपरी भाग में पहना जाने वाला एक वस्त्र होता था, यानी ढकने के रूप में इसका प्रयोग करते थे। जैसे आज शॉल और चादर की बात करें तो शॉल और चादर होते थे, तो शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाला वस्त्र। ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाला वस्त्र। ठीक है, जैसे शॉल, चादर, कंबल आदि। ठीक है, ये जो वस्त्र होते थे ये शरीर के ऊपरी भाग में ढकने वाले वस्त्र होते थे। ठीक है, तो वस्त्रों का कितने प्रकार होते थे? वस्त्र 3 प्रकार के होते थे। एक नीवी होता था, शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र होता था, जैसे पैंट हो गया। ठीक है, पजामा हो गया। ठीक है, पैंट हो गया। ठीक है, पैंट हो गया, पजामा हो गया। ठीक है, पजामा हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार के वस्त्र होते थे। अब आप वर्तमान में आप लोवर भी ले सकते हो। ठीक है, पहले तो लोवर नहीं चलते थे, ज्यादातर सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। तो सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, लेकिन जो वस्त्रों का प्रकार होता था इस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता था। ठीक है, मध्य भाग जैसे हमारा ये वाला जो भाग है, मध्य भाग ये वाला पूरा भाग है, और ऊपरी भाग जो सर के ऊपर हम ढक लेते हैं, शॉल वगैरह जो होता है उसमें। तो 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और ये आभूषणों की बात करें तो आभूषणों मैंने बताया था स्त्री और पुरुष दोनों ही जो होते थे वो आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषण जो होते थे उसमें भी 3 प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जिनमें एक होता था रुकुम। रुकुम, निष्क और यस्क, जो पहनने के तरीके से होते थे आभूषणों में। ठीक है, आगे चलिए बात करें नेक्स्ट। तो आर्य जो थे, आर्यों में स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ठीक है, तो पहले देखिए स्त्री और पुरुष, स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। और आभूषणों में देखिए जो होते थे रुक, जो सोने का आभूषण, ठीक है, चांदी के आभूषण, मिट्टी के आभूषण। ठीक है, कुछ अलग प्रकार से बने हुए, ठीक है, जो प्राकृतिक वस्तुएं होती थी उनसे कुछ आभूषण बना लिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं, जिनमें से इसकी बात करें देखिए जो शब्द मिलता है आभूषणों से संबंधित जो शब्द मिलते हैं, तो इसमें पहले शब्द की बात करें तो पहला आता है रुक्म। ठीक है, क्या आता है? रुक्म।
रुक्म। अब देखिए ये कौन सा आभूषण होता था, तो इसकी बात करें तो देखिए गले में पहना जाने वाला एक आभूषण होता था जिसे रुक्म कहते थे। ठीक है, ये कहाँ पहना जाता था, एक गले में पहना जाने वाला एक स्वर्ण हार होता था, जैसे आज हम पहन लेते हैं। ठीक है, तो गले में पहने जाने वाला हार, स्वर्ण हार, जैसे सोने का बना हुआ। ठीक है, गले में पहना जाने वाला स्वर्ण हार यानी सोने का हार होता था। ठीक है, जो सोने की जो चीजें बनती थी गले में पहने जाने वाले, वर्तमान आप देख सकते हो जैसे कि नेकलेस हो गया, ठीक है, नौलख का हार हो गए, तो कुछ इस प्रकार के आभूषण होते थे जो गले में पहना जाता था, उसे रुक्म कहते थे। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरे की बात करें तो देखिए इसमें और आता है दूसरा, तो ठीक है, दूसरे की बात करें तो इसमें आता है निष्क। ठीक है, निष्क, ठीक है, निष्क की बात करें तो देखिए यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में निष्क जो था एक धातु थी, निष्क एक वो था, ठीक है, आभूषण था, लेकिन इसका जैसे समय बदलता जाता है, उत्तर वैदिक काल आता जाता है, तो निष्क आभूषण की जगह पे एक, ठीक है, मुद्रा के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो था निष्क एक आभूषण था। पूछता है क्वेश्चन कि ऋग्वेदिक काल में निष्क क्या था, तो निष्क एक आभूषण था, याद रखना। उत्तर वैदिक काल और बाद में जो आपके द्वितीय नगरीय क्रांति होती है उसमें एक मुद्रा के रूप में कार्य करता है। तो उत्तर वैदिक काल में ये मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि ऋग्वेदिक काल में निष्क एक आभूषण के रूप में प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये भी एक सोने का, ये भी स्वर्ण हार ही होता था निष्क। ठीक है, क्या होता था, सोने का हार ही होता था, आभूषण या स्वर्ण ढेर होता था, याद रखना, आभूषण या स्वर्ण ढेर। ठीक है, आभूषण या स्वर्ण ढेर। ठीक है, यानी जहां पर बहुत सारा सोने का ढेर होता था उसे आभूषण, तो आभूषण हो गया, ये भी एक आभूषण ही था। वहीं देखिए एक और आता था जिसमें हम अयस्क कहते थे, अयस्क। ठीक है, अयस्क, अयस्क क्या होता था, अयस्क की बात करें तो देखिए ये भी एक आभूषण ही होता था। ठीक है, तो तांबा या कांसे का बना हुआ एक आभूषण होता था जो ये आर्य लोग पहनते थे। ठीक है, तो तांबा या कांसा का बना आभूषण। ठीक है, तो तीन प्रकार के आभूषण थे यहाँ पर। एक तो था आपके रुक्म, गले में पहना जाने वाला हार, स्वर्ण हार, और दूसरा था निष्क यानी आभूषण, स्वर्ण ढेर होता था, अयस्क यानी तांबा कांसे का बना हुआ। ठीक है, निष्क के बारे में क्वेश्चन आता है कि निष्क क्या था, यानी ऋग्वेदिक काल में निष्क का उल्लेख किससे मिलता है, तो आभूषण या सोने के ढेर से इसका उल्लेख मिलता है। वहीं उत्तरी वैदिक काल में निष्क का पूरी तरीके से रूप परिवर्तित हो गया था और निष्क एक आभूषण ना होकर के एक मुद्रा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट बात करें इसमें, तो कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट की बात करें तो देखिए उत्तर वैदिक काल में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में जो आश्रमों का जो प्रारंभ प्रचलन था वो 3 ही आश्रम प्रचलन में थे। तो ऋग्वेदिक काल में जो आश्रम थे उन, ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में 3 ही आश्रम प्रचलन में थे। ऋग्वेदिक काल में 3 आश्रम थे। कितने थे? 3 आश्रम प्रचलन में थे। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल में चौथा आश्रम, ठीक है, चौथा आश्रम जोड़ा गया। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में 3 ही आश्रम, ऋग्वेदिक काल में जो आश्रमों के प्रारंभ हुआ थे, आश्रम जो प्रारंभ हुए थे, ठीक है, तो वो 3 ही आश्रम थे। 3 आश्रम, देखिए चारों आश्रम की बात करें तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? देखिए 4 आश्रम की बात करें तो चले 4 आश्रम देख लीजिए आप कि 4 आश्रम कौन कौन से थे। ठीक है, तो देखिए एक तो था वानप्रस्थ, ठीक है, एक वानप्रस्थ था, ठीक है, एक गृहस्थ था, एक सन्यासी था। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो एक था आपका
पहला तो था ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। दूसरा था आपका गृहस्थ, ठीक है। तीसरा था वानप्रस्थ, और जो चौथा था, ठीक है, नंबर 4 की बात करें तो वो था आपका सन्यास, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में ये 3 ही पहले प्रचलन में थे, ये तीनों की बात करें तो ये इनका प्रचलन था ऋग्वेदिक काल में। जबकि चौथे की बात करें तो सन्यास की, वो सन्यास आया था आपके उत्तर वैदिक काल में। इनकी अवधि थी इनकी 25, ठीक है, 25-25 साल सभी की अवधि थी, 25-25 साल। यानी इंसान की जो आयु होती थी उस समय, पुरुष की जो आयु बांटी गई थी वो 100 साल मानी गई थी, और 100 साल को 4 भागों में बांटा गया था। अब इनमें से देखिए, पहले के आप यानी जन्म से लेकर के 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करोगे, यानी आप इसमें ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करोगे। आप गुरु से ज्ञान प्राप्त करोगे, गुरुकुल जाओगे, वहां ज्ञान प्राप्त करोगे, ठीक है, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, और पूरी तरीके से जो अपना जीवन होगा वो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का जीवन बिताओगे 1 से लेकर के 25 साल तक, यानी जन्म से लेकर के 25 साल तक, ठीक है। उसके बाद 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष, ठीक है, 25 से लेकर के 50 वर्ष तक आप गृहस्थ जीवन में व्यतीत करोगे। आप गृहस्थ बसा सकते हो, गृहस्थी जीवन व्यतीत कर सकते हो, ठीक है, गृहस्थी बसा सकते हो, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हो। विवाह करने के बाद आप पूरे परिवार के साथ रह सकते हो 25 साल तक, ठीक है। तो इसकी समय अवधि भी कितनी थी, 25 वर्ष थी, 25 से लेकर 50 वर्ष। वानप्रस्थ की बात करें तो वानप्रस्थ 50 से लेकर के 75 वर्ष, ठीक, कितना था, 50 से 75 वर्ष, ठीक है। तो 50 से लेकर के 75 वर्ष, और इसमें क्या था कि आप जो भी आपने कुछ सीखा है, ठीक है, आप उसे आपका कर्तव्य यही होगा, ठीक है, कि आप अब थोड़ा वानप्रस्थ में चले जाइए, यानी परिवार को छोड़ करके आप थोड़ा सुख में जीवन बिता लीजिए। उसके बाद अंत